गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन होती है केमिकल फॉर्मूला। Chemical formula gives the representation of a molecule of a substance in terms of symbol, symbols of various elements present in it। देखिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है, कोई भी फॉर्मूला, और वो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिकल फॉर्मूला जो हमें क्या बताता है, विच गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंस, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ सिंबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे से बात करते हैं कि अमोनिया, हमें बोल दिया जाता है कि अमोनिया। अब अमोनिया को तो हम ऐसे लिखेंगे, बट अमोनिया इज represented by the symbol NH3। अब बोलने का मतलब ये हुआ कि वैसे हम इसको अमोनिया बोल रहे हैं, लेकिन बाई सिंबल अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो एज ए सब्सटेंस तो हम इसको बोलेंगे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NH3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही बात आपको? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय CO2। अब जैसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, बोलने के लिए कैसे हो गया, इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला क्या, CuSO4। तो ये उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, इसको आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू टाइप्स में। तो इट हैज, आगे हम लिखेंगे इट हैज टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे। और अगर हम पहली टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइप होती है यहाँ पे, नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरी होती है इंपीरिकल फार्मूला। तो 1 बाय 1 हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, फिर इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये क्या होता है, द फॉर्मूला विच गिव्स द actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called molecular formula। बहुत इजी डेफिनेशन है। देखो बच्चे, द फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल की। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम बोल देंगे, वो उसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल द molecular
formula of hydrogen peroxide is H2O2। तो फार्मूला क्या हो गया उसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, H2O2। सो ऐसे ही अगर आप बोलते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, सभी जानते हैं क्या होगा, C6H6। तो मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में, तो दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब जो दूसरा हम इसके साथ करेंगे इंपीरिकल फार्मूला, उसमें थोड़ा सा आपने चेक करना है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ सेकंड जो था दैट इज इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला जो हमें क्या बताता है, द फॉर्मूला which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound। क्लियर कर लो इस बात को। is called its empirical formula। अब ध्यान क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसा फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशो 1 2 3 4 ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट जो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, इज कॉल्ड इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला। अभी हम बात कर रहे थे, एग्जांपल ले रहे थे हम कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्या था, H2O2। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्या होगा, HO। क्या होगा जी, HO। ठीक है। और यहां पे इसका मीनिंग ये हो गया कि हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 1:1। ये रेशो रहेगी तो 1:1। सेम जब हम बेंजीन की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि C6H6, तो क्या होगा वहां पे CH। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ, अगेन कितनी हो जाएगी वहां पे, 1:1। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सब जगह पे 1:1 ही होगी, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार हमें ये माइंड में हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हम कई बार पता नहीं लगा पाते। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन दोनों की। अब मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे और वो क्या होता है, क्योंकि अब ये जो अभी मैं करवाने वाला हूँ आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे इनका दोनों का आपस में कंपैरिजन सा कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक तरफ ऐसे लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने लिख लिया इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर और यहाँ पे आ गया हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे तो हम एक सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं कि ये क्या देते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और ये क्या देते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये इसके बारे में ही हमें बताएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है ये। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे इथेन,
इथेन, आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6। क्या फॉर्मूला होता है? C2H6। तो ये हो गया इथेन का, क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमारे से पूछता है कि आप बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, अब देखो हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं CH, लेकिन ध्यान देना है 2 से अगर हम इसको देखो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से ये कटा तो 1 आया, और यहाँ पे कितना आ गया 2 3 जा 6। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, ये 1। तो CH3 क्या आ गया? इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? किसका? इथेन का। अब ध्यान देना, अब CH नहीं आ रहा है, CH3 आया है। अब जैसे एक इंपॉर्टेंट होता है कि बार हमारे न्यूमेरिकल्स में आता है ग्लूकोज, बार बार हम इसको ले रहे हैं ग्लूकोज। फॉर्मूला सारे जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 एंड O6। अब देखो ये 6 से हो जाएगा डिवाइड सारा, तो 6 से किया तो क्या हो गया C1, यहाँ पे हो गया H2 और O क्या हो गया 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया CH2O। CH2O इंपीरिकल फॉर्मूला इज दिस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे ब्यूटेन, हमारे पास है ब्यूटेन C4H10, C4H10। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो चीज है ये आपने मेन चीज याद रखनी है। अब यहाँ से किससे जाएगा? 2 से, तो यहाँ आ गया C2 और यहाँ पे आ गया 5। अब ध्यान देना, कई बार हमें लगता है कि अगर हम इसको 4 से कर देते हैं तो यहाँ तो 2.5 आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है, सिंपल होल नंबर रेशो आनी चाहिए, मींस होल नंबर ही आने चाहिए। 2.5, 3.5, 4.5 नहीं होगा, तो क्लियर इट, ठीक है। तो इसलिए कैंसिल जो हम करेंगे तो हम 2 से नहीं करेंगे इसको। मान लो वैसे तो दिख रहा हमें ये कि इसको हम 2 से भी अगर कैंसिल करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 है ना, C5, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 4 से कर देते हैं तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया C2H5, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गया। और किसी भी फॉर्मूले को आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इंपीरिकल फॉर्मूला उसका आराम से निकाल सकते। अब अगला टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप। ये जो हमने दोनों किए हैं अभी, इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप में डेफिनेशन हम आगे जाके करेंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं रिलेशन है क्या इन दोनों का। चलो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, जो भी हम कर ही रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H6, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इथेन। अगर मैंने यहाँ पे इथेन लिखा है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? CH3, ठीक है जी। अब मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? साफ ही दिख रहा है। अगर इसको हमने 2 से यहाँ किया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू 2। अगर इंटू 2 कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास, C2H6 पहुंच गया हमारे पास। समझ रहे हैं आप बात? तो इसका मतलब ऐसे ही सेम अगर हमारे पास है C6H12O6 और यहाँ पे हमारे पास है CH2O, तो कितने से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहाँ पे 6, 12 और 6 आ जाए तो 6 से कर देंगे हम। तो 6 से करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सो दैट, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे आगे चल के। सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या था हमारा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हमने मान लिया यहाँ पे n। हमने क्या मान लिया यहाँ पे? n। तो n इंटू ये क्या थे इसके? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास एक नया यहाँ पे रिलेशनशिप बन गया। और एक चीज का ध्यान देना है आपने, n ये वही होगा जो होल नंबर यहाँ पे हम यूज करेंगे, एंड इट इज 1। मतलब ये नहीं होगा कि ये हर बार चेंज होगा, मतलब जैसे 2 बोला तो 2 ही होगा, कुछ और नहीं होगा फिर वहां पे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब इसी चीज को आपने और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो आपने हमेशा याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम उसका यहाँ पे वेट लिखेंगे तो उसको बोल देंगे हम मॉलिक्यूलर क्या? वेट। इट इज इक्वल टू n इंटू, तो यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला है तो ये इंपीरिकल क्या हो जाएगा? दिस इज इंपीरिकल वेट। बात एक ही है।
अगर मान लो हमारे पास एम्पिरिकल वेट है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसके मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं अभी। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। एक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 90 एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला है CHO2, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मोस्टली हमारे से यही पूछा जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बताइए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का अभी हम एक करके आए हैं रिलेशनशिप कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, इसके बराबर होता है। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमने निकालना है तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला इसका पता होना चाहिए। सो इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे अभी हम। देखो दूसरा मैंने आपको एक और फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था और वो फार्मूला हमारा क्या था, देखिए जरा, हमने बोला था मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, N इंटू एम्पिरिकल वेट। ठीक है जी। और हम अगर N की वैल्यू निकालना चाहें तो ये किसके बराबर आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन दिया हुआ है, ऊपर कितना है 90 है, और ये CHO2 एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो उसका वेट निकाल सकते हैं। अब सभी जानते हैं 12 इसका होता है, 1 इसका होता है और इसका कार्बन का आप लिख सकते हो यहाँ पे 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 45। हाँ 45, तो ये आ गया हमारे पास 2, हमारे पास आ गया ये 2। क्या, N की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला यही है हमारा, तो फॉर्मूला में हमने डाल दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है जो हमें गिवन था CHO2, तो कितना आ गया C2H2O4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसमें एक और न्यूमेरिकल ऐड कर लेते हैं, छोटा सा देखेंगे जरा। देखिए एक और छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए ए कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45 and empirical फॉर्मूला ये है हमारे पास CHO2। तो अब हमें बोला है कि फाइंड कीजिए, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपने यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान देना है, कई बार क्या होता है कि ये ना हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया इसने, तो साथ में यहाँ पे ये चालाकी से क्या दे देते हैं, वेपर डेंसिटी। तो ये आपने हमेशा याद ही रख लेना है फॉर्मूला कि वेपर डेंसिटी दी हो तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब फिर से जैसे हमने पीछे किया था, हमें फॉर्मूला तो वही निकालना है यहाँ पे, क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू क्या होगा ये, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो लगाना फिर से हमें वही पड़ेगा जो अभी हमने पीछे किया था। तो अगर हमने N निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हम लगा रहे थे पीछे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। तो कितना आ गया 90/45, तो डिवाइडेड बाई 45, तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू क्या आ गया CHO2, तो ये आ गया C2H2O4। ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट सेम ही एक तरह से इसका आंसर आया है जो हमने पीछे किया, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी हुई है तो आप निकाल सकते हैं। 45 है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट 90 आ गया। तो कई बार ये ऐसे दिया होता है तो आपने इसको चेक कर लेना।
देखिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के लेने वाले हैं यहाँ पे। इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी एलिमेंट्स की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जैसे, और वेपर डेंसिटी गिवन है, और इसका मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमने निकालना है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक टेबल फॉलो करना पड़ेगा, और वो आपने बनाना है। देखिए उसमें आपने याद रखना है कि हमारे 6 हम ऐसे कॉलम बनाएंगे नीचे को, ये देखिए ये। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो सबसे पहला हमारा है, देखिए हमें बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये कार्बन है, फिर हमें बोला है हाइड्रोजन है, और एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे इनकी आ जाएगी परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, कार्बन की आप देख सकते हो यहाँ पे है 57.8, फिर हाइड्रोजन की हमारे पास है 3.6। अब हमें बोला है एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब जो बाकी बच गई वो ऑक्सीजन की है। तो टोटल मान लीजिए 100 हुई, तो क्या बोलेंगे हम 100, और यहां से हम माइनस कर देंगे और सम ले लेंगे 57.8 प्लस 3.6, तो इट बिकम्स 38.6। कितनी आ गई ये, 38.6। फिर हम इसमें ले लेंगे इसका एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट हमें गिवन है उनका एटॉमिक मास। तो कार्बन का तो सभी जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी 1 पता है, ऑक्सीजन का भी कितना होता है 16, जो अभी हम पीछे भी करके आए अभी। अब यहाँ पे चाहे हम इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल लें या फिर हम बोल लेते हैं मोल्स ऑफ एटम, एक ही बात है, निकालते थे हम पीछे भी। अब देखो जो भी यहाँ पे या तो हमें मास गिवन हो डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, या परसेंटेज है डिवाइडेड बाय दिस एटॉमिक मास। तो परसेंटेज हमारे पास क्या है 57.8, और इसको डिवाइड करेंगे हम 12 के साथ, ठीक है जी। 3.6 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, और यहाँ पे है 38.6 को डिवाइड करेंगे हम 16 के साथ। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इट बिकम्स 4.82 एंड इट बिकम्स, ये तो सीधा ही आ गया 3.6, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2.41। अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास आंसर आ गया, जो आप देख लेना इसको कैसे करना है। अब देखो, अब मेन चीज है यहाँ पे जो 5वां और 6ठा टेबल है हमारा, यहाँ पे हम निकालते हैं मोल रेशो। जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उनकी रेशो कितनी होगी, 1 2 3 4 होल नंबर में आनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आपने देखना क्या है, जो यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम सबसे कम वैल्यू आई है इसकी 4.82, 3.6, 2.1, तो 2.41 इज द लोएस्ट, सबसे कम है। इसके साथ हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे है 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41, 3.6 डिवाइडेड बाई 2.41, और इसको तो इसी से कर देंगे तो 2.41 डिवाइडेड बाई 2.41। तो अब ये किसके बराबर आ गए, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली के पूरा का पूरा मेरे ख्याल से ये 2 ही आ रहा है, 2 आ रहा है, यस। और इसको करते हैं तो इट बिकम्स 1.49, अप्रोक्सीमेटली 49, और ये तो 1 नहीं आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ही इसको किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे वो जो हम बार बार पीछे बात कर रहे थे कि जब हम एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो अभी हम एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। बट ये देखिए ये बात जो हमने पीछे भी करी थी ये हमारे पहले इसमें आ गई। तो देखिए ये 1.5 यहाँ पे होल नंबर अगर हमने लेने हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यहाँ पे आएगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 1.5 तो नहीं चलेगा। अब इसको अगर हमने सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना तो इसे डबल करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 3, और अगर इसको डबल किया तो इनको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंपीरिकल फॉर्मूला के हमारे एटम्स आ गए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला किसके बराबर हमारा आ गया यहाँ पे फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू, देखिए C है इसके 4 हो गए तो हम बोल देंगे C4, H है उसके 3 हो गए हैं तो ये हो गए 3, और ऑक्सीजन के 2 हैं तो ये हो गया यहाँ से O2। समझ आ रही बात आप सबको? तो ये हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर अब देखो एक फॉर्मूला जो अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था, अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, तो हम इसका मास भी निकाल लेते हैं। तो इसको हम फिर बोल देते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, या फिर हम इसको बोल देंगे मास, कुछ भी बोल सकते हो। तो कैलकुलेट कर दीजिए आप यहाँ पे। अब 4 है ये, तो 4 इंटू कितना हो गया 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ऑलमोस्ट इट बिकम्स 83। कितना आ गया ये 83 कैलकुलेट करके। और मॉलिक्यूलर मास हमें डायरेक्ट गिवन नहीं दिया है, हमें वेपर डेंसिटी दी है। तो पीछे हमने अभी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर वेट अगर हमने निकालना है इसका तो 2 इंटू क्या हो जाता है वेपर डेंसिटी, तो क्या हो गया 2 इंटू कितनी दी थी हमें ऊपर 83, तो ये हमारे पास हो गई 166। तो हम अब n की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 166 डिवाइडेड बाई 83, तो ये कट जाएगा तो इट बिकम्स 2। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो अब तो साफ है, अब हम निकाल सकते हैं। हमें मेन फार्मूला तो आता ही था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं। 2 है हमारे पास n की वैल्यू इनटू इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास था ऊपर C4H3O2, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया C8H6 एंड O4। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है जी, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखो, सीधे ही क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम। उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन रहेगी यहाँ पे, तो है हमारे पास क्या, कार्बन है 4.8 ग्राम, हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट इज 58। फाइंड empirical and molecular formula of the compound। तो इस न्यूमेरिकल को करवाने का सिर्फ एक ही यहाँ पे मीनिंग है। अभी जो हम पीछे कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, आपको ना कार्बन और हाइड्रोजन या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज दे के रखी थी, लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इसको ग्राम्स में लिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, बात एक ही है। तो देखिए अब हम इसको टेबल तो हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, 2 3 4 5 6। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हम लिखते थे परसेंटेज, अब हम लिख देंगे मास, बस यही चेंज हुआ मास। तो इसका है 4.8 और इसका है यहाँ पे 1। आगे वैसे ही आ गया एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कार्बन का आपको सभी को पता है 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है आपको पता है 1 होता है। तो अब हमने फिर से निकालने हैं क्या, मोल्स ऑफ एटम। तो मोल्स ऑफ एटम्स फार्मूला सारे जानते हैं, जो भी है 4.8 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1। तो
ऑलमोस्ट इट बिकम्स 0.4 और ये तो सीधा ही 1 है। अब देखिए, अब यहां पे अगला जो हम बोल रहे थे कि डिवाइड करना है जो लोएस्ट नंबर है, तो उससे भी डिवाइड करने से वही आएगा, क्योंकि देखिए कर लेते हैं इसको भी हम इसमें हम ले लेते हैं मोल रेशो। क्या बोल देते हैं इसको हम? मोल रेशो। तो ये है लोएस्ट, तो इसको तो इसी से कर देंगे, इट बिकम्स 1। और यहां पे हम इसको करेंगे 1/0.4, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। और लास्ट में हम लेते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो अब ये फिर से वो वाला आ गया हमारे पास 2.5, जो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि 2.5 नहीं होता है, 2.5 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? C2H5। ये हमारे पास आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला C2H5। और अब हम फिर से जैसे हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें n की जरूरत पड़ेगी। तो हम n निकालने के लिए लिख लेते हैं, सीधा यहाँ पे कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो भी है डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। तो क्या आ गया हमारे पास? ऊपर गिवन था हमें 58 और डिवाइडेड बाय इसका अगर हम निकाल देते हैं, इसका निकाल देते हैं तो कितना आता है? 29। तो इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 2। तो अब हम इसका ले लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमने, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो क्या आ गया? 2 इंटू हमारे पास क्या था ऊपर? C2H5, तो ये हो गया C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारे पास आया दैट इज दिस C4H10। तो C4H10 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दूंगा जो आपने खुद करना है घर पे। ये एक प्रॉब्लम मेरी तरफ से जो आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन 24.27% यहाँ पे हमारे पास है कार्बन एंड 71.65% हमारे पास है क्लोरीन। तो आगे बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। ठीक है जी। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है बट इज इट्स इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अपने आप। बस इसमें यही है कि जो क्लोरीन है उसका आपको एटॉमिक मास याद रखना है। यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट। क्लोरीन का होता है 35.5, है ना जी। बाकियों का आपको पता ही है कि कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो सिर्फ ये आपको नई चीज है, बाकी बिल्कुल सेम जैसे हम पीछे कर रहे थे वैसे होगा। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं और थैंक यू वेरी मच।